हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे पी ब्लॉक का जे मेन 2026 के लिए है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास करने के लिए। उसके बाद फिर लेट्स से बिना टाइम पास किए स्टार्ट करते हैं, सॉरी, एंड लेट्स गो। तो क्या बोला है, द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट ड्यू टू इन्फ्लुएंस एंड of D and F electrons in inner core of heavy elements make their chemistry interesting. Okay, fine. तो लेट्स से पी ब्लॉक होता क्या है बेटा? पी ब्लॉक होता क्या है? व्हाट इज पी ब्लॉक? क्या होता है पी ब्लॉक? तो मैं ये मानता हूँ, जो मेरे पास डेफिनेशन है, जो मैं समझता हूँ। देखो, अगर अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से होता है, राइट। यहाँ पे होता है मेरा पी ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे होता है मेरा एस ब्लॉक, ये होता है मेरा डी ब्लॉक, और दो अलग से लिखे जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक, ठीक है। अब पी ब्लॉक में खास बात क्या होती है? पी ब्लॉक जिसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल्स में है, पी ऑर्बिटल्स है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? पी ब्लॉक का मानते हैं। अगर उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है पी ब्लॉक में है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। ओके, जैसे कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस ब्लॉक एस में है तो उसको एस ब्लॉक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डी में आते हैं तो डी ब्लॉक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पी स्ट्रक्चर में आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। चलो, मैं आपको पढ़ाने के लिए एक एक लाइन रीड करूंगा, तो प्लीज केयरफुली मेरे साथ बने रहना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल। ये बताया मैंने कि वैलेंस द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल पे एंटर करते हैं। ओके, as we know that number of p orbitals is 3, and therefore the maximum number of electrons that can be accommodated in a set of p orbital is 6. Consequently, अच्छा धीरे धीरे पढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपको p पता है, p कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है p ऐसा होता है, राइट। p ऐसा होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हो सकते हैं p में? 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यही बोला गया है। Okay, so consequently there are 6 groups of p block elements in the periodic table numbering from 13 to 18. Boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, helium had the groups. Their valence shell electronic configuration is ns2np1 to 6 except for helium। तो इसमें बोला क्या गया है, देखो, अगर एस ब्लॉक पता है, तो अगर आपको एस ब्लॉक पता है तो हमें सिंपल सा पता है कि एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं, S1 S2, राइट। लेकिन पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं? 6 6 6। तो अगर आपको बोलूं एस में कितने एंटर करते हैं? 2। डी में कितने एंटर कर सकते हैं? 10। 10 प्लस 2 कितना हुआ? 12। तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या होगा? 13, राइट। 13 13 14 15, तीनों 16 17 18। तो 13 टू 18 तक के पी फिल होंगे, और उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे, राइट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से पी ब्लॉक की शुरुआत जो होती है पी ब्लॉक की, वो किससे होती है? पी ब्लॉक की जो शुरुआत होती है वो होगी तुम्हारी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या होता है? फ्लोरीन। एंड देन लास्ट क्या होता है? नोबल गैस, जिसको बोलते हैं अपन हीलियम, सॉरी, हीलियम। यही होता है, राइट। तो बोरोन वाला जो होता है उसको बोलते हैं ग्रुप 13। ये क्या है? ग्रुप 13। ये होगा ग्रुप 14, ये होगा 15, ये होगा 16, ये होगा 17, और ये क्या होगा? 18th, ठीक है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो पी में पहला इलेक्ट्रॉन आएगा P1, ये होगा। इसको क्या बोलेंगे? P2। यहाँ पे एक फिल करो P3, यहाँ फिल करो P4, यहाँ पे फिल करो P5, यहाँ पे फिल करो P6, राइट। अब इसका जो होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? S पहले ही भर चुका होगा, 1s2, फिर 2s2, देन 2p1, यही होगा। 2s2 2p1 होता है। और ये क्या होगा? 2s2 2p2, ये क्या होगा? 2s2 2p3,
ये होगा 2p4, ये होगा 2p5, ये होगा 2p6। सेम चीज अगर इसके नीचे आओगे तो ये क्या होगा 3p1, ये क्या होगा 3p2, ये क्या होगा 3p3, ये क्या होगा 3p4, ये क्या होगा 3p5, 3p5, और ये क्या होगा 3p6। अब बोरोन के नीचे क्या होता है एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे क्या होता है सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे क्या होता है सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्या होता है क्लोरीन, यहाँ पे क्या होता है आर्गन। तो बेसिकली कार्बन फैमिली बोरोन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं p1, कार्बन की फैमिली के में क्या होते हैं p2, नाइट्रोजन फैमिली में क्या होते हैं p3, ऑक्सीजन फैमिली में क्या होते हैं p4, हाइड्रोजन फैमिली में क्या होते हैं p5, और यहाँ पे क्या होते हैं p6। तो इनका अगर मैं जनरल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ NS2, क्योंकि S तो सब में फिल हो चुका है ना बेटा। तो NP कहाँ से 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा 6 तक जाएगा, NS2 NP1 to 6, राइट। और अगर मैं इसका हीलियम एक्सेप्शन पे लिखूंगा, एक्सेप्ट मेरा हो जाएगा हीलियम, बिकॉज हीलियम का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है 1s2। ठीक है, अब देखो बात क्या है, हीलियम जो होता है अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें, अगर हीलियम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो वो होना चाहिए किस में एस ब्लॉक में, ठीक है। लेकिन अपन रखते इसको किस में पी ब्लॉक में। बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये एस में होना चाहिए था, लेकिन ये रखते हम लोग पी ब्लॉक में बिकॉज इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो मैच करती है पी ब्लॉक से, इसकी प्रॉपर्टी पी ब्लॉक से मैच करती है, इस वजह से इसको पी ब्लॉक में रखा जाता है, ना कि इसको एस ब्लॉक में रखा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, द इनर कोर ऑफ, यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाउ एवर difference in inner core of element greatly influence their physical properties such as atomic and ionic radius, ionization enthalpy, etc., as well as chemical properties. Consequently, a lot of variation in properties of element in a group of p block is observed. The maximum oxidation state shown by a p block element is equal to number of valence electrons। ये अच्छा पॉइंट है, ये आप ध्यान रखना। The maximum number of oxidation state shown by a p block element is equal to total number of valence electrons। बिल्कुल सही बात है बेटा, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसी से तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे कि पी बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस में, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है 3। कार्बन के वैलेंस में कितने हैं 4, तो 4 बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन में कितने हैं 5, तो 5 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन में कितने हैं, है ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितने शो कर सकता है वो बता रहा है ये। ओके, मतलब 5 बॉन्ड बनाना मतलब 5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है। ठीक है, द सम ऑफ एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स, क्लियरली द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन state increases toward right of the periodic table. In addition to this is called group oxidation state. P block elements may show other oxidation state which normally but not necessarily differ from total number of valence electrons by unit of 2. The important oxidation state exhibited by P block elements are shown in table 11.1. In boron, carbon, nitrogen families, the group oxidation state is in boron, carbon, nitrogen family, the group oxidation state is the most stable state for the lighter animals in the group। ठीक है, अभी हम लोग ना इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। इसमें बस बेसिकली बोला गया है बेटा कि ये सारे जो इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना 3 4 5, तो नॉर्मली ये लोग क्या है इतने सारे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बोरोन जो है BF3 बना सकता है, BCl3 बना सकता है ना। जैसे एल्यूमिनियम है AlCl3 बनाता है, एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है मैक्स, एल्यूमिनियम कभी +4 में नहीं जाएगा, है ना। तो ये सब बताया गया है। ओके, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसको अपन आगे पढ़ेंगे। द ऑक्सीडेशन स्टेट 2 unit less then the group oxidation state become progressively more stable for heavier element in each group. The occurrence of oxidation state 2 unit less than group oxidation state are sometimes
एट्रीब्यूटेड टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके बारे में हम लोग आराम से चर्चा करेंगे। डोंट वरी, मैंने ये पॉइंट ऐसा मत सोचना कि मैंने ये पॉइंट छोड़ दिया है। मैं इसके बारे पॉइंट्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बोल के मैं अभी के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ। तो आप अभी के लिए निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल डिटेल में सिखाऊंगा। ओके, तो अभी तक के हमने ये सीखा है कि भाई पीरियोडिक टेबल में एस के बाद डी आता है, पीरियोडिक टेबल में एस हुआ, फिर डी हुआ, फिर अपना क्या आता है पी। ये पीरियोडिक टेबल में बोलो ना, ये एस हुआ, ये डी हुआ, फिर ये है अपना पी। तो अगर अपन एस भरेंगे, जैसे कि 2s है, 2s1, 2s2, फिर क्या आता है 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। तो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के पी ब्लॉक होता है, और पी ब्लॉक फिल होता है ऐसा कुछ 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3, 2s2, 2p4, 2s2, 2p5 एंड 2s2, 2p6 की तरह। और हीलियम जो होता है अपना एक्सेप्शनल केस होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो S2 मतलब एस ब्लॉक का होना चाहिए, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है नोबल गैस की तरह होती है, पी ब्लॉक से मैच करती है। इस वजह से हम लोग इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, सो अब ये अपना दूसरा आ गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखना बेटा, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, 18, ये तो पढ़ा है तुमने। NH2 NP1, P2, P3, P4, P5 एंड दिस वन P6 एंड 1s2 फॉर हीलियम। ओके, तो यस, अच्छा मैंने कुछ आगे पीछे तो नहीं करा दिया यार? ओके, नो नो, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, सॉरी मैं डर गया था। हाँ हाँ, तो फ्लोरीन के बाद इन्होंने हीलियम कैसे रख दिया? यहाँ पे नियॉन होगा ना यार। हाँ, 9 के बाद 10। ओके, लेट्स गो, आगे पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, the relative stabilities of these oxidation state, group oxidation state and 2 unit less than the group oxidation may vary from the group to book and will be discussed at the appropriate places। यार जो inert pair effect है ना, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, प्लीज इसको लिख लेना। टू बी latered, टू बी कंटिन्यूड लेटर। ओके, आगे पढ़ते हैं। इट इज नोट इंटरेस्टिंग टू नोट दैट नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स एग्जिस्ट ओनली इन पी ब्लॉक मेटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये अच्छी बात है कि नॉन मेटल और मेटलॉइड्स जो होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। एग्जिस्ट ओनली इन पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वो सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक में ही पाए जाते हैं। ठीक है, द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसका मतलब क्या है बेटा? अब देखो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटल का मतलब क्या होता है? नॉन मेटल का मतलब वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लें। मेटल का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? लूज, है ना? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। नॉन मेटल क्या करता है? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन, राइट, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो अब एक सिंपल सा बात बताओ, जब तुम टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो साइज बढ़ता है ना? अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसा जाओगे, तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज क्या है? बढ़ता जाएगा। साइज क्या है? बढ़ता जाएगा, राइट। टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ता जाता है। तो अब सिंपल सी बात है, अब ये वाला जो चीज़ है, ये जो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है ना, तो अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन जो है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है? कम। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, वापस से बोल रहा हूँ, साइज बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो गई तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इसका मतलब वापस से पढ़ रहा हूँ, ऊपर नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज हो जाएंगे। अगर ईजिली लूज हो गए, इसका मतलब वो अच्छे क्या है? मेटल है। अच्छे नॉन मेटल नहीं है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन गेन तो करेंगे नहीं। तो इसलिए बोला गया यहाँ पे द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर of the element decreases down the group। Okay, in fact the heaviest element in each p block element group is the most metallic in nature। Exactly, top to bottom जाओगे,
हैवियर एलिमेंट बोल के सोच, आप कंफ्यूज मत करना। टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक मास भी बढ़ेगा और साइज भी बढ़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर साइज बढ़ेगा तो उसको क्या बोल सकते हैं, हैवी बोल सकते हो, है ना। तो वो बेसिकली मोस्ट बेसिक इन नेचर होता है। ओके, तो लेट्स से अगर अब कार्बन फैमिली में देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, है ना, टिन, लेड, ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, टिन, लेड, है ना। This change from metallic to this change from non-metallic to metallic character bring diversity in chemistry of these elements depending on the group to which they belong। यही बोल रहा है। तो आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, है ना, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो चीज़ क्या होगी, मेटल से, सॉरी, नॉन मेटल से किस में जाएगी, मेटल की तरफ जाएगी, जो कि केमिस्ट्री को क्या कर देती है और इंटरेस्टिंग कर देते हैं। ऐसा कुछ है नहीं इस पैरा पे, बस आप ये याद रखना कि टॉप टू बॉटम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है, और मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, इन जनरल नॉन मेटल्स हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब पता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी इसका मतलब क्या है, कितनी एनर्जी दोगे कि इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, कितनी एनर्जी दें कि इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, ठीक है, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए एटम से। ओके, एटम से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर आ जाए। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एनर्जी गिवन टू आयनाइज, ठीक है। आयनाइज मतलब कैटायन बनाना, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। ओके, तो ये क्या बोला है, नॉन मेटल्स हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी। बिल्कुल सही बात है। मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। अगर तुम जो चीज़, जो लोग इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर तुम्हें उनसे इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो तुम्हें ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। उसी को बोलते हैं नॉन मेटल्स हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, ठीक है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज देन मेटल्स, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अरे भाई, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट का क्यों कर रहा है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बोलते हैं। ओके, hence in contrast to metals which readily form cations, नॉन मेटल readily form anions। बिल्कुल सही बात है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा, कैटायन, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा, एनायन। सिंपल सी बात है। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स विद हाईली रिएक्टिव मेटल्स और जनरली आयोनिक। अगर आपको पता है कि जैसे सोडियम है, ये बहुत अच्छा मेटल होता है, और अगर Cl माइनस बोलोगे, ये बहुत अच्छा नॉन मेटल होता है, और दोनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, आयोनिक। बिकॉज ये तो कैटायन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा केटायन, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा एनायन। ओके, आगे पढ़ते हैं। द कंपाउंड फॉर्म बाय हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स विद हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर जनरली आयनिक because large differences in their electronegativities. On the other hand, compound formed by non-metals themselves are largely covalent in character because of smaller differences in their electronegativities। बिल्कुल सही बात है बेटा। जैसे कार्बन है, अगर मैं इसका Cl कार्बन टेट्राक्लोराइड बना दूं, CCl4 बना दूं, तो ये जो है कार्बन और क्लोरीन, इनका जो बॉन्ड है, ये जो है CCl4, ये क्या है, कोवलेंट है। क्यों, इनमें इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा और क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा नहीं। मतलब ये जो है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कार्बन भी इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। ऑल दो क्लोरीन में ज़्यादा ताकत होता है, तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है वो क्या होता है, कोवलेंट। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या है, कोवलेंट। और जो मेटल और नॉन मेटल के बीच के बनने वाला बॉन्ड क्या है, आयोनिक होता है। आगे पढ़ते हैं। हाँ, द चेंज इन नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक कैरेक्टर can be illustrated by the nature of oxides they form. The non-metal oxides are acidic or neutral, where metal oxides are basic in nature। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखना। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स वो एसिडिक होते हैं
या तो क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रल होते हैं। जैसे कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स की मैं बोलूँ NO2 बात करूँ, है ना? या तो ये एसिडिक होंगे या तो क्या होंगे, ये न्यूट्रल होंगे। जैसे SO2 हो गया, है ना? जैसे ClO2 हो गया, जैसे कि ClO3 हो गया, जैसे कि ये ClO4 हो सकते हैं। ये सारे ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटा, ये या तो न्यूट्रल होंगे या तो क्या होंगे, एसिडिक होंगे। और अगर आप मेटल के ऑक्साइड्स बोलो Na2O, ये क्या होंगे, बेसिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। K2O मेटल के ऑक्साइड्स हैं, मेटल के ऑक्साइड्स हैं, ये क्या होंगे, बेसिक। ये सारे ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये सारे के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं या तो फिर न्यूट्रल होंगे। ओके, आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक कि होपफुली मैं मान के चलता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, ओके, ये थोड़ा सा लंबा पैरा है, प्लीज़ मुझे एक बार रीड करने देना। थोड़ा सा आप पेशेंस रखना, मैं आपको पूरी चीज़ें समझाऊंगा। मैं चाहूँ तो इसको सेकंड्स में समझा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको एक बार रीड कर देता हूँ ताकि आप भी रीड करें तो आपको एक्स्ट्रा कोई डाउट ना आए। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक डिफर्स फ्रॉम द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक डिफर्स फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग ग्रुप इन टू मेजर रेस्पेक्ट। मतलब पी ब्लॉक का जो पहला मेटल है, जैसे बोरोन है, ये बाकी लोग से क्या होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरोन जो होता है इज डिफरेंट फ्रॉम इनसे, इन सब से बोरोन क्या होता है, डिफरेंट होता है। फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर ऑफ करस्पॉन्डिंग ग्रुप इन इन मेजर टू रीजन। मतलब जो फर्स्ट मेंबर ये बाकी सबसे क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्यों होते हैं भाई, फर्स्ट इज साइज, साइज की वजह से। दस ऑल द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन साइज। आपको पता है बोरोन का साइज छोटा होता है, इन सब का बड़ा होता है, ठीक है। और अगर आप अच्छे से बात करेंगे तो ये 2s और ये 2p यही होता है। लेकिन ये क्या होता है, 3s 3p, ये बड़े बड़े हो गए। ये क्या होता है बेटा, 4s 3D ये क्या आएगा, 4p। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल्स की एंट्री हो जाती है, तो ये और बड़े हो जाते हैं। ओके, फर्स्ट इज द साइज, ऑल द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन साइज। तो अब ये साइज जो है बोरोन का छोटा हो गया, बाकी सबका साइज बड़ा है, तो ऑब्वियसली कार्बन का साइज छोटा है, बाकी लोग का बड़ा है। तो फर्स्ट पीरियड जो होते हैं ना, जो एलिमेंट हो जाते हैं फर्स्ट मेंबर जो होते हैं, पी ब्लॉक का जो फर्स्ट मेंबर है, ऑब्वियसली उनकी प्रॉपर्टीज बाकी लोग से अलग ही होगी, बिकॉज फर्स्ट मेंबर का जो साइज है वो अलग होता है, बाकी मेंबर का साइज जो है वो क्या होता है, अलग होता है। ओके, तो जो भी प्रॉपर्टीज जो होती है जो साइज पे डिपेंड करती है वो ऑब्वियसली इनकी अलग होगी, क्योंकि जब साइज ही अलग है तो साइज पे डिपेंड करने वाली जो प्रॉपर्टीज है वो भी तो अलग होगी ना। Okay. The lightest p block element shows the small lightest p block element show the same kind of differences as the lightest s block element लिथियम एंड बेरिलियम। अब लाइटेस्ट मतलब ये मत समझ, लाइटेस्ट का मतलब क्या बोला है, टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ेगी, मास भी बढ़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, हैवी। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, लाइट। द लाइटेस्ट पी ब्लॉक एलिमेंट शो द सेम काइंड ऑफ डिफरेंसेस एज द लाइटेस्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स लिथियम एंड बेरिलियम। जैसे लिथियम और बेरिलियम, इनकी प्रॉपर्टीज बाकी लोगों से अलग होती है, वैसे ही बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टीज भी बाकी लोग से अलग होती है। ठीक है, क्यों, बिकॉज ये छोटे होते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस which applies only to p block element arises from the effect of d orbitals in the valence shell of heavier elements। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। पहली बात क्या बताया, बोरोन फर्स्ट मेंबर्स की जो साइज होती है वो छोटी होती है बाकी लोगों से। और सेकंड चीज बोला, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी सबशेल्स की एंट्री हो जाती है। तो डी सबशेल्स की एंट्री होने की वजह से प्रॉपर्टी में क्या आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा बेटा। अगर इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो कहानी बदल जाती है कि नहीं। अगर आप बोलोगे एल्यूमिनियम के पास 3s है, 3p है, क्या एल्यूमिनियम के पास 3d भी है कि नहीं, है कि नहीं, 3d। एल्यूमिनियम के पास 3d है क्योंकि थर्ड शेल, अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि थर्ड शेल में 3s होता है, 3p होता है और 3d भी होता है, जो कि बोरोन के पास नहीं होगा, कार्बन के पास नहीं होगा, ऑक्सीजन के पास नहीं होगा, नाइट्रोजन के पास नहीं होगा, फ्लोरीन के पास भी नहीं होगा। ठीक है, द starting from third period onwards, the and their lack in second period elements, the second period elements of p from starting from boron are restricted to maximum covalence of food using 2s and
3 2p orbitals. In contrast, the third period elements of p groups with electronic configuration 3s2 3pn have the vacant 3d orbitals. थर्ड शेल में क्या होता है आपके पास 3d ऑर्बिटल्स हो गए lying between the 3p and 4s energy levels. Okay, using these d orbitals the third period of element can expand their covalence. अच्छा प्लीज इसको ध्यान देना, बाकी सब तो चलो नॉर्मल है, वो उतना खास नहीं है. यूजिंग these d orbitals the third period elements can expand their covalency above 4. For example, boron only forms, प्लीज 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 ध्यान देना, ठीक है. while boron fall, अगर बोला है d ऑर्बिटल्स की वजह से, अगर d ऑर्बिटल्स आ गया तो वो क्या कर सकता है, ज्यादा बॉन्ड बना सकता है. कैसे बना सकता है आगे पढ़ाऊंगा. द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स कैन एक्सपेंड देयर कोवलेंस अबव 4. कोवलेंस का मतलब होता है कि आप कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, उसको बोलते हैं कोवलेंसी. ओके, while boron forms only Bf4 minus, aluminium gives AlF63 minus ion. तो अगर आप देखेंगे बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4. एल्यूमिनियम कितने बना रहा है, 6. द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन्फ्लुएंस द केमिस्ट्री ऑफ हैवियर एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ अदर वेज. ठीक है, चलो मैं प्लीज अब इसको अच्छे से समझाता हूँ. ठीक है, अब ध्यान देना बेटा. देखो बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, बोरॉन का, सॉरी एक सेकंड, जो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आपका 2s2 2p1. ठीक है, अगर मैं इसको साफ साफ देखूं तो बोरॉन के वैलेंस शेल में होने चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. ये होगा आपका 2s2 और ये क्या होगा बेटा 2p1. ये क्या है आपका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके किधर आएगा, यहाँ आ जाएगा. ठीक है मेरे बच्चों, ऐसा और ये ऐसा. तो बोरॉन के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, 3, जो तुमने बना दिया. और एक क्या हो गया इसके पास, खालीपन से भरा है मेरा ये मन. ये बोरॉन के पास एक क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, एक खालीपन होगा. मान के चलो ये फ्लोरीन जुड़ा यहाँ पे, ये फ्लोरीन जुड़ा यहाँ पे, और ये फ्लोरीन जुड़ा यहाँ पे, और एक क्या हो गया इसके पास, वीकेंट. वीकेंट क्या हो गया ये, ऑर्बिटल. ऑर्बिटल हो गया वीकेंट ऑर्बिटल, एक खाली जगह हो गया. ठीक है, तो अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं तो ये होता है आपका Bf Bf3, और एक हमारे पास वेकेंट p ऑर्बिटल. ये p ऑर्बिटल है ना, 2p ऑर्बिटल, इसको बोल सकते हो आप वेकेंट 2p. डन. अब बात करते हैं, अगर कोई फ्लोरीन जो है वो माइनस में है, एफ माइनस का मतलब आपको पता होगा बट फिर बता दूं. एफ माइनस मतलब बेटा देखो फ्लोरीन जो पैदा होता है 7 इलेक्ट्रॉन लेके पैदा होता है. एक इलेक्ट्रॉन कहीं से चोरी किया होगा. ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन लेके पैदा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से किया होगा, चोरी किया होगा. तो उसके पास कितना होगा, -1 का चार्ज आ गया. अब ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट कर सकता है इसको, है ना. तो ये क्या बन जाएगा आपका Bf F, और एक क्या बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड F. ये माइनस था, एफ माइनस डोनेट करेगा तो प्लस का चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा तो ये कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा. और बोरोन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, लोन पे एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसका चार्ज क्या होगा, माइनस. मैं इसको केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छी तरह से समझाता हूँ. ये इसको, इस बनने वाले बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. जब एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल, एक एटम ए है, एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम बी है, एक इलेक्ट्रॉन. इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोवलेंट, राइट. हाँ, अगर एक एटम है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और एक एटम है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तब जब बनने वाला बॉन्ड होता है इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट. तो ये जो कहानी है वो होगी Bf4 माइनस की. क्या बोरोन एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल नहीं बना सकता. अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की. अब एल्यूमिनियम की बात करोगे, ये होता है 3s2 3p1 3d0. 3s2, ये क्या होगा बेटा आपके पास 3p1, और यहाँ पे थर्ड शेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल 1 2
तीन चार। ओके, ये हुआ तुम्हारा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इधर भेज दो, या ये बच गया, ये ऐसा, ये एक दो तीन चार पाँच। ओके, अब बात करते हैं तो एल्यूमिनियम बेटा टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है। एल्यूमिनियम जो है बढ़िया सा सी एल सी एल सी एल, बढ़िया सा सी एल के साथ तीन बॉन्ड बना लिया। और वेकेंट ऑर्बिटल कितने हैं इसके पास, वेकेंट ऑर्बिटल तो काफ़ी सारे हैं इसके पास। ध्यान देना, मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रहा बेटा अभी, तो मान के चलो, है ना, एक सेकंड देने मेरे को। यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है, AlF6 बना है, ठीक है, F6 3 बना है, तो मैं फ्लोरीन ले लेता हूँ। जैसे क्लोरीन भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, मैं समझाने के लिए। फ्लोरीन फ्लोरीन इसलिए लिया हूँ बेटा बिकॉज क्या है ना, एग्जाम्पल में अपने पास फ्लोरीन दिया हुआ है एनसीईआरटी पर, ठीक है। क्लोरीन भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम बस एक वैकेंट ऑर्बिटल ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। आप डी ऑर्बिटल्स के सिर्फ दो ही यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, वो बेटा केमिकल बॉन्डिंग का चीज है, बट मैं बता रहा हूँ डी आपको यहाँ पे कहते हैं यूज करने, दो यूज करने हैं। तो यहाँ पे एक बात बताओ, तो टोटल वेकेंट ऑर्बिटल कितने हुए एल्यूमिनियम के पास, तीन हुए। तो मान के चलो एक एफ माइनस यहाँ पे अटैक कर दिया, एक एफ माइनस ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और एक एफ माइनस ने इस ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो अब बेटा ये कैसे बन जाएगा स्ट्रक्चर, एल्यूमिनियम, ठीक है, एफ, ये तीन एफ एफ एफ, टोटल एल्यूमिनियम में तीन, तीन थे, ये चार, ये पाँच, और ये कितना हुआ बेटा, छः। तीन तो उसने क्या बनाया, तीन क्या बनाया यहाँ पे, तीन कोवलेंट बनाए, तीन इसने बॉन्ड क्या बनाए, तीन बॉन्ड जो बनाए वो बनाए कोवलेंट बॉन्ड्स, एंड थ्री बॉन्ड्स कौन से बनाए, थ्री कोऑर्डिनेट, ठीक है, सॉरी, थ्री बनाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ऑब्वियसली इसमें क्या आएगा, एल्यूमिनियम F6, AlF6 आएगा। बट आप सबको पता है तीन एफ माइनस ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो एल्यूमिनियम में चार्ज कौन सा आएगा बेटा, थ्री माइनस का, ये दिया हुआ है AlF6। तो डी ऑर्बिटल्स के आने से क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, किसका, ऑक्टेट का। ऑक्टेट का क्या हुआ, एक्सपेंशन हो गया। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ साइज and availability of d orbital considerably influences the ability of these elements to form pi bonds। क्या बोला है बेटा, साइज एंड अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स की अवेबिलिटी से द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एलिमेंट टू फॉर्म, इन्फ्लुएंस द एबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड्स। जैसे कि आपको पता होगा द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है। कभी आपने ये सुना है सिलिकॉन डबल बॉन्ड सिलिकॉन बना दिया, या फिर एल्यूमिनियम डबल बॉन्ड एल्यूमिनियम बना दिया, है ना। तो क्या होता है जब आपके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो आप अलग अलग एटम से क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। अगर आप अलग अलग एटम से बॉन्ड नहीं बना पाते, तो आप एक उसी एलिमेंट एटम के साथ क्या दो या तीन बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन है ना, अब जैसे कि कार्बन है, कार्बन डबल नाइट्रोजन है, अब इनके पास तो बेटा वेकेंट डी ऑर्बिटल तो है नहीं, तो ये क्या करते हैं भाई, अपने ही के साथ, जैसे नाइट्रोजन है, एक सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड भी बनाता है अपने आप के साथ, और नाइट्रोजन अपने आप के साथ क्या बनाता है, नाइट्रोजन अपने आप के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। जैसे कि कार्बन है, वो डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है या नहीं, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। इवन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन ये भी बनता है, ये बोला। तो हैवियर एलिमेंट्स कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं बना रहे, क्यों, बिकॉज हमारा वेकेंट डी ऑर्बिटल है भाई, वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो अलग अलग एटम के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। The first member of group differs from the heavier members in its ability to form p pi multiple bonds। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए भाई, p pi मतलब, अरे भाई अभी बताया, बोरोन के पास क्या होता है, p होता है ना, और बाकी p ऑर्बिटल होता है, और बाकी एल्यूमिनियम वगैरह के पास क्या होता है बेटा, p भी होता है और d भी होता है ना। तो अगर बोरोन के पास तो p है, कार्बन के पास भी p है, मतलब p मतलब 2p। सेकंड पे डी है क्या, नहीं है, 2s2p। नाइट्रोजन के पास भी क्या है, 2s2p, है ना, 2p3, 2p2, 2p1। तो ये पाई बॉन्ड्स भी अगर बना रहे हैं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना है, तो ये जो पाई बॉन्ड बना है
किससे बना है? इसके सेकंड पीरियड वाले ऑर्बिटल से और इसके भी सेकंड पीरियड ऑर्बिटल से। अगर मैं बोलूँ ये 3D से बना है तो ये बात गलत है, क्योंकि थ्रेड था, डी तो होता ही नहीं है इनके पास, है कि नहीं? तो हैवियर एलिमेंट्स ये पी पाई बॉन्ड्स नहीं बना पाते, लेकिन जो लेस हैवी मेटल्स है, लेस हैवी मतलब सॉफ्ट मेटल्स है, सॉफ्ट मेटल भी गलत है, गलत है, ये कार्बन नाइट्रोजन है, ये लोग पी पाई बॉन्ड्स बनाएंगे खुद के साथ, है ना? तो दैट्स इट। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे बता देना, प्लीज़। ओके, चलो ये सेक्शन अपन पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल से ये मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है यार ये सब करने में मुझे, है ना? ठीक है, आपको ये शायद दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है? होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। आप अपना वो ले लेना, मतलब एनसीईआरटी देख लेना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। ठीक, ठीक है यार, इसको आगे ही पढ़ा पाऊंगा मैं आपको। इसके आगे अपन आगे पढ़ेंगे, इसके आगे के लेक्चर्स में। ओके, टू बी कंटिन्यूड लिखता हूँ, टू बी कंटिन्यूड। प्लीज़ आप एक दूसरा लेक्चर देख लेना इसका, ओके? ये काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा नहीं तो। थैंक यू। ओके, आई एम पीयूष मंडावी। पूरा नाम लिखना चाहिए, पीयूष सिंह मंडावी। थैंक यू।